कहानी शुरू होती है अमेरिका के आउटर बैंक्स नाम के एक छोटे से आइलैंड से, जहां दो तरह के लोग रहते हैं। इस आइलैंड का एक हिस्सा अमीर लोगों का होता है जिन्हें कूक्स कहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा गरीब लोगों का था जिन्हें पोग्स कहा जाता है। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान हमेशा लड़ाई और नफरत रहती है। यह आइलैंड ज्यादा बड़ा नहीं होता और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। पोग साइड में हमें 4 पक्के दोस्त दिखाए जाते हैं जो अपनी जिंदगी मजे से गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उनके ग्रुप में जे जो एक हरामी टाइप और थोड़ा फनी लड़का होता है। दूसरे नंबर पर आता है पोप, जो इस ग्रुप का सबसे इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल मेंबर था। उसे अपनी मेहनत की वजह से फोरेंसिक साइंस पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। तीसरी एक लड़की कियारा होती है। उसे पोग्स के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन कियारा एक कूक फैमिली से बिलोंग करती है। उसके फादर का आउटर बैंक्स में अपना रेस्टोरेंट होता है जहां से वो अच्छा खासा पैसा कमाते थे। फिर हमें स्टोरी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन बी होता है। वो अपनी जिंदगी दोस्तों के साथ मजे से गुजार रहा होता है, लेकिन उसके दिल में एक दर्द भी होता है क्योंकि उसका बाप 9 महीने पहले समंदर में गायब हो गया था। वो एक पुराने डूबे हुए जहाज की तलाश में निकला था और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। पुलिस और आइलैंड के लोग समझ चुके थे कि वो मर चुका है, लेकिन जॉन बी को पूरा यकीन था कि एक दिन उसका बाप जरूर वापस आएगा। अपने बाप के गायब होने के बाद जॉन बी अकेला रहता था, इसलिए उसकी लीगल कस्टडी उसके अंकल टेडी को दे दी गई थी। मगर टेडी आइलैंड से बाहर काम करता था और महीनों तक घर नहीं आता था। जब सोशल सर्विसेज को पता चला कि जॉन बी अकेला रह रहा है तो उन्होंने उसे वार्निंग दी कि अगर उसका अंकल जल्दी वापस ना आया तो उसे फॉस्टर फैमिली के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन जॉन बी सीधा झूठ बोल देता है कि वो रोज अपने अंकल से बात करता है और टेडी बहुत जल्द वापस आ रहा है। लेकिन ऑफिसर उसे साफ कह देती है कि कल पुलिस तुम्हारे घर आएगी, अगर तुम्हारा अंकल यहाँ न मिला तो तुम्हें फॉस्टर फैमिली के पास भेज दिया जाएगा। ये बात सुनकर जॉन बी टूट सा जाता है। वो अपना आइलैंड, घर और सबसे बढ़कर अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। उसी रात जॉन बी एक न्यूज सुनता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक ताकतवर तूफान सीधा आउटर बैंक्स की तरफ बढ़ रहा है। जॉन बी फौरन इस मौके का फायदा उठाता है और ऑफिसर को फोन करके कहता है कि इंस्पेक्शन का दिन बदलना होगा क्योंकि तूफान की वजह से कल आना सेफ नहीं होगा। उसी टाइम पोप और जॉन बी समंदर में सर्फिंग करने जाते हैं। वहां जॉन बी को समंदर में एक बोट नजर आती है जो बड़ी बड़ी लहरों के दरमियान चल रही होती है। उसी रात तूफान पूरी ताकत के साथ आइलैंड से टकराता है। अगले दिन जब जॉन बी उठता है तो मोबाइल पर सिग्नल ही नहीं आ रहे होते और बिजली भी नहीं होती। जब वो बाहर निकलकर देखता है तो दरख्त उखड़कर गिरे पड़े होते हैं। लेकिन जॉन भी अपनी बोट को रेडी करता है और अपनी टीम के साथ समंदर की तरफ निकल जाता है। तूफान के बाद समंदर में मछलियां बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए फिशिंग का यह सबसे बेहतरीन लम्हा था। कियारा उनके लिए ड्रिंक्स भी लेकर आती है, लेकिन जब वो आइलैंड से काफी दूर आ जाते हैं तभी अचानक उनकी बोट किसी भारी चीज से टकरा जाती है और जे सीधा पानी में गिर जाता है। जब पोप जे को देखने जाता है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। पानी के अंदर एक लग्जरी बोट डूबी हुई थी। सबको लगता है शायद अंदर कोई जिंदा या मुर्दा फंसा हो, इसलिए वो फौरन पानी में छलांग लगा देते हैं। लेकिन पूरी बोट चेक करने के बावजूद उन्हें कोई लाश नहीं मिलती। बोट को देखकर जे अंदाजा लगाता है कि उसकी कीमत $5 लाख है। सब हैरान रह जाते हैं कि इतनी महंगी बोट पोग साइड के पानियों में आई कैसे। जॉन बी दोबारा पानी के अंदर जाता है ताकि कोई क्लू मिल सके। वहां उसे एक होटल रूम की चाबी मिलती है जिस पर होटल का नाम लिखा होता है। अब उनके पास पहला सुराग आ चुका था। चारों फैसला करते हैं कि वो सीधा उस होटल में जाएंगे और पता लगाएंगे कि यह बोट असल में किसकी थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी बोट से सिर्फ कुछ ही मीटर दूर पानी में एक लाश तैर रही थी। दूसरी तरफ आइलैंड के अमीर हिस्से में हमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रोज से मिलवाया जाता है और वो भी पोग साइड की तरफ रहती है। तूफान के बाद उसका हस्बैंड स्कूटर गायब हो गया था, इसलिए वो अपने हस्बैंड स्कूटर के बारे में इस आइलैंड के अमीर आदमी कैमरन से पूछने आती है क्योंकि स्कूटर कैमरन का सर्वेंट था। कैमरन उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि उसने स्कूटर को आखिरी बार तूफान से पहले देखा था और स्कूटर उसकी बेटी के साथ था। ये सुनते ही कैमरन अपनी बेटी सैरा के पास जाता है और उससे स्कूटर के बारे में पूछता है। सैरा बताती है कि उसने भी स्कूटर को आखिरी बार तूफान से पहले देखा था, लेकिन वो तूफान से पहले अपनी बोट लेकर समंदर में कहीं चला गया था। दूसरी तरफ जॉन बी और उसके दोस्त उस होटल तक पहुंच जाते हैं। तूफान आने की वजह से इस होटल की हालत भी काफी खराब थी और सब लोग तूफान से पहले ही वहां से निकल चुके थे। एडवेंचर के दीवाने जॉन बी और जे सीधा होटल के रूम में घुसने का फैसला करते हैं, जबकि पोप और कियारा बाहर खड़े होकर नजर रखते हैं ताकि अगर कोई खतरा आए तो फौरन अपने दोस्तों को वार्निंग दे सकें। जॉन बी और जे आसानी से रूम खोलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं
और हर चीज की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें एक सेफ नजर आता है। जॉन बी उसे खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोड हर बार गलत होता है। तभी जेजे को एक कागज पर कोड लिखा हुआ नजर आता है। जैसे ही वो कोड एंटर करता है, सेफ खुल जाता है। सेफ के अंदर देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सेफ के अंदर ढेर सारे डॉलर और एक पिस्टल रखा होता है। जेजे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार असली पिस्टल देखा था। लेकिन जॉन बी किसी भी चीज को चुराना नहीं चाहता था। तभी अचानक होटल के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुक जाती है और वो भी उसी रूम की तरफ आ रहे होते हैं। बाहर खड़े पोप और कियारा भी उन्हें देख रहे होते हैं। नेटवर्क न होने की वजह से वो उन्हें कॉल तो कर नहीं सकते थे, इसलिए वो मजबूरन रूम की खिड़की पर पत्थर मारते हैं। आवाज सुनकर जॉन बी फौरन समझ जाता है कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। जेजे जल्दी से कुछ डॉलर और पिस्टल उठाता है और दोनों पुलिस के आने से पहले खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। वो खिड़की के बिल्कुल पास छुपकर खड़े रहते हैं ताकि पुलिस को उनकी आवाज न सुनाई दे। पुलिस पूरे रूम की तलाशी लेती है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि ऑफिसर्स खुद सेफ से पैसे निकालकर अपनी जेबों में भरना शुरू कर देते हैं। उन्हें कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं, जिन्हें वो अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। पुलिस के जाते ही वो सब जॉन बी के घर की तरफ जाने लगते हैं। बोट में जेजे खुश होकर बताता है कि वो पिस्टल और ढेर सारे डॉलर चुरा लाया है। यह देखकर पोप बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे डर होता है कि अगर यह बात पुलिस को पता चल गई तो उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जेजे उसे तसल्ली देता है और कहता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसी दौरान कोस्ट गार्ड समंदर से स्कूटर की लाश निकाल लेते हैं। यह वही शख्स था जिसकी डूबी हुई लग्जरी बोट जॉन बी और उसके दोस्तों को मिली थी। रोज दौड़कर अपने शौहर के पास आती है और उसकी लाश देखकर टूट जाती है। अब जॉन बी और उसके दोस्त भी जान लेते हैं कि स्कूटर तूफान में वही महंगी लग्जरी बोट चला रहा था और इसी वजह से उसकी मौत हुई। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि पुलिस उस लग्जरी बोट की तलाश में लगी हुई है। बाद में चारों दोस्त अकेले बैठकर पूरे वाकये पर बात करते हैं। सबसे पहले पोप कहता है, आज के बाद हम ऐसा बिहेव करेंगे जैसे हमने न स्कूटर को देखा, न उसकी बोट और न ही वो पैसे देखे। लेकिन कियारा कहती है कि यह पैसे स्कूटर की वाइफ रोज के हैं, हमें यह रोज को वापस कर देने चाहिए। लेकिन जेजे फौरन मना कर देता है और कहता है कि हम सब गरीब हैं और हमें इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। अगर हम वो पैसे वापस करेंगे तो उनकी चोरी भी सामने आ सकती है। लेकिन जॉन बी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि स्कूटर जैसा गरीब आदमी इतनी महंगी लग्जरी बोट और इतने सारे डॉलर का मालिक कैसे बना, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जान जोखिम में डालकर तूफान के दरमियान समंदर में गया ही क्यों था। जॉन बी को यकीन हो चुका था कि इस कहानी के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। जॉन बी अब तमाम वाकयात को जोड़कर एक नया अंदाजा लगाता है। वो कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि इस डूबी हुई बोट में सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि कोई इलीगल सामान भी छुपा हुआ है, वरना स्कूटर अपनी जान दांव पर लगाकर तूफान के दरमियान समंदर में कभी न जाता। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से जॉन बी डिसाइड करता है कि वो दोबारा उस बोट तक जाएगा और अगर वहां कोई कीमती या इलीगल माल मिला तो वो उसे बेचकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जॉन बी की बात सुनकर जेजे फौरन तैयार हो जाता है। कियारा को भी यह प्लान पसंद आता है। सिर्फ पोप ही था जो इस काम से घबरा रहा था। उसे डर था कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो उसकी स्कॉलरशिप, उसका फ्यूचर और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार पोप भी लालच और दोस्तों के प्रेशर के आगे हार मान लेता है और वो भी इस डेंजरस मिशन का हिस्सा बनने के लिए मान जाता है। लेकिन बोट तक दोबारा जाने से पहले उन्हें एक ऐसा प्लान बनाना था जिससे किसी को उनकी कमी महसूस न हो। इसलिए चारों दोस्त आइलैंड के बीच पर पहुंचते हैं, जहां हर साल की तरह जबरदस्त गैदरिंग होती है। वहां अमीर कूक्स, गरीब बोग्स और घूमने आए हुए टूरिस्ट्स सब एक ही जगह एंजॉय कर रहे होते हैं। जॉन बी और उसकी टीम हर किसी को फ्री ड्रिंक्स पिलाना शुरू कर देते हैं ताकि सब लोग पार्टी और नशे में इतने बिजी हो जाएं कि किसी को यह एहसास ही न हो कि वो चारों वहां से चुपचाप गायब हो गए हैं। क्योंकि आउटर बैंक्स एक छोटा सा आइलैंड था जहां कोई भी छोटी बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती थी। इसी पार्टी के दौरान जॉन बी की नजर अचानक सैरा कैमरन पर पड़ती है। सैरा आइलैंड की सबसे मशहूर और खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। अमीर फैमिली की वजह से लोग उसे प्रिंसेस ऑफ द आइलैंड कहते थे। यहीं हमें एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। कियारा और सैरा कभी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। दोनों का ताल्लुक कूक फैमिलीज से था, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब कियारा सैरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे देखना भी नहीं चाहती। सैरा उस टाइम आइलैंड के सबसे एरोगेंट और अमीर लड़कों में से एक टॉपर के साथ रिलेशनशिप में थी। टॉपर को अपनी दौलत और स्टेटस पर इतना गुरूर था कि वो पोग्स को इंसान ही नहीं समझता था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर शूप
जिसने होटल के सेफ से पैसे और तस्वीरें चुराई थीं। उन तस्वीरों का राज जानने के लिए आइलैंड के म्यूजियम पहुंचता है। वहां उसकी नजर एक पुरानी शिप के मॉडल पर पड़ती है। जब वो अपनी चुराई हुई तस्वीरों से इस मॉडल को कंपेयर करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। म्यूजियम का एम्प्लॉई बताता है कि यह रॉयल मर्चेंट नाम की एक लेजेंडरी शिप थी जो कई सदियों पहले समंदर में डूब गई थी। यह शिप ब्रिटिश रॉयल फैमिली के लिए बेशुमार सोना ले जा रही थी, जिसकी आज की कीमत $400 मिलियन के बराबर मानी जाती है। सदियां गुजर जाने के बावजूद इस खजाने का आज तक कोई पता नहीं लगा सका। रात होते ही बीच पार्टी अपने पूरे जोश में होती है। इसी दौरान जे हिम्मत करके सैरा के पास जाता है। वो सिर्फ उसे एक ड्रिंक ऑफर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही टॉपर बीच में आ जाता है। वो उसे नीचा दिखाने के लिए उसके चेहरे पर ड्रिंक भी फेंक देता है। उसी वक्त जॉन बी फौरन बीच में आकर सब कुछ कंट्रोल कर लेता है, लेकिन टॉपर इतनी आसानी से चुप होने वालों में से नहीं था। वो जॉन बी पर सीधा अटैक कर देता है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगते हैं, जबकि आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। आखिर में टॉपर जॉन बी पर भारी पड़ता है। वो उसका सर पकड़कर जोर से पानी के अंदर दबा देता है। जॉन बी सांस लेने के लिए तड़प रहा होता है। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर जे से रहा नहीं जाता। वो फौरन अपना पिस्टल निकालकर सीधा टॉपर के सर पर रख देता है। पिस्टल देखते ही टॉपर फौरन जॉन बी को छोड़ देता है, लेकिन जे का गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं होता। वो हवा में फायरिंग कर देता है और जोर से चिल्लाता है कि आज के बाद कोई भी कुक पोग साइड में कदम रखने की हिम्मत मत करना। ये जे की जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अब पूरे आइलैंड को पता चल चुका था कि उसके पास इलीगल पिस्टल है। अगली सुबह जॉन बी अपने घर में होता है कि अचानक पुलिस ऑफिसर डेप्यूटी पीटरकिन उसके घर आती है। वो जॉन बी की गार्डियनशिप और फॉस्टर केयर के सिलसिले में आई थी। बातों बातों में पीटरकिन की नजर जॉन बी के चेहरे पर लगी चोटों पर पड़ती है। जॉन बी फौरन झूठ बोल देता है कि वो बस गिर गया था। तब पीटरकिन कहती है, मुझे सब पता है, कल बीच पर तुम्हारी टॉपर से लड़ाई हुई थी और तुम्हारे दोस्तों में से एक के पास पिस्टल भी है। उसे यह भी पता होता है कि उसका अंकल टेडी पिछले 3 महीने से आइलैंड पर वापस नहीं आया। जॉन बी यह सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि पीटरकिन को इतनी सारी बातें कैसे पता चल गईं। लेकिन असली शौक तो तब लगता है जब पीटरकिन उसे बताती है कि उसे यह भी मालूम है कि जॉन बी और उसके दोस्त स्कूटर की डूबी हुई बोट ढूंढ चुके हैं। फिर वो जॉन बी को सख्त वार्निंग देते हुए कहती है, आज के बाद तुम या तुम्हारे दोस्त इस बोट के करीब भी नजर नहीं आने चाहिए। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी गार्डियनशिप के मसले में मदद करूंगी। पीटरकिन के जाते ही जॉन बी फौरन अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो कहता है कि उसने फैसला कर लिया है कि अब वो स्कूटर वाली बोट का पीछा नहीं करेगा, क्योंकि अगर पीटरकिन उसकी मदद कर दे तो शायद उसकी जिंदगी यहाँ पर सेट हो सकती है। लेकिन जे कहता है, जरा सोचो, अगर पुलिस हमें इतनी सख्ती से इस बोट से दूर रखना चाहती है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई बहुत ही कीमती चीज छुपी हुई है। अगर वो चीज हमें मिल गई तो हम सब अमीर बन जाएंगे। फिर वो जॉन बी को समझाता है कि अगर हम अमीर हो गए तो तुम्हें फॉस्टर केयर जाने के लिए कोई तंग नहीं करेगा। जे की बात जॉन बी के दिल को लग जाती है। वैसे भी उसके पास न कोई फैमिली थी, न पैसा, और न ही कोई ऐसा था जो उसका सहारा बनता। इसीलिए उसे महसूस होता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिरकार वो दोबारा इस डेंजरस मिशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लेता है। इस मिशन के लिए उन्हें डाइविंग इक्विपमेंट की जरूरत थी। खुशकिस्मती से जॉन बी कैमरन के लिए काम करता था और उसके पास कैमरन की यॉट की चाबियां भी होती हैं। मौका देखकर वो चुपके से कैमरन की यॉट पर जाता है और डाइविंग गियर चुरा लेता है ताकि वो दोबारा डूबी हुई बोट तक पहुंच सके। तभी वहां पर सैरा भी आ जाती है, लेकिन उसे जॉन बी पर जरा भी शक नहीं होता। वो जॉन बी से कहती है कि मैं पोग्स और कूक्स के दरमियान होने वाली लड़ाई खत्म कर सकती हूँ। लेकिन जॉन बी कहता है, इस बार तो टॉपर बच गया था, लेकिन अगली बार मैं अपना बदला ले लूंगा। दूसरी तरफ पुलिस भी बोट को ढूंढने के लिए रेडी होती है। वो आइलैंड के लोगों को आज समंदर में जाने से मना करती है। तभी 2 आदमी शूप के पास आते हैं और कहते हैं कि वो स्कूटर के दोस्त हैं और बोट ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। शूपे भी उन्हें परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ जॉन बी और उसके दोस्त पुलिस से पहले ही बोट के पास पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उन्हें एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उनके पास ऑक्सीजन बहुत कम थी, जिससे सिर्फ एक ही आदमी पानी में जा सकता था। इसलिए सब फैसला करते हैं कि सिर्फ जॉन बी पानी के अंदर जाएगा। जॉन बी हिम्मत करता है और गहरे पानी के अंदर जाता है और डूबी हुई बोट के अंदर तलाशी लेना शुरू कर देता है। मगर कुछ ही लम्हों बाद ऑफिसर शूपे भी अपनी टीम के साथ वहां आ पहुंचता है। शूपे शक भरी नजरों से उन्हें देखते हुए पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो झूठ बोलते हैं कि वो बस यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन शूपे कहता है, अजीब बात है, तुम लोग तो हमेशा 4 होते हो, आज सिर्फ 3 ही क्यों हो? तीनों किसी न किसी बहाने से बात घुमाने की कोशिश करते रहते हैं। शूपे को उन पर थोड़ा सा शक हो जाता है, इसलिए वो उनकी बोट की तलाशी लेना शुरू कर देता है। और उसी वक्त समंदर की गहराइयों में जॉन बी को बोट के अंदर एक बैग मिल जाता है। जॉन बी जब ऊपर आने लगता है तो वो ऑफिसर शूपे की बोट देख लेता है और वहीं उनके जाने का इंतजार करने लगता है। लेकिन टैंक में ऑक्सीजन भी बहुत कम रह गया था। जब शूपे को पूरी बोट की तलाशी लेने पर भी कुछ नहीं मिलता
तो वो मायूस होकर अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। जैसे ही पुलिस निकलती है, जॉन बी पानी से बाहर आता है और बैग लेकर अभी सिर्फ बोट पर चढ़ा ही था कि अचानक एक और बोट उनकी तरफ आ रही होती है। उस बोट में वही दो आदमी होते हैं जिन्होंने शूप से परमिशन ली थी। जॉन बी और उसके दोस्त उन दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। वो फौरन अपनी बोट घुमाकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो दोनों आदमी भी उन पर शक कर चुके होते हैं। वो उनका पीछा करते हैं और उनमें से एक आदमी स्नाइपर निकालकर उन पर फायरिंग भी शुरू कर देता है। हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन उसी लम्हे कियारा समझदारी से काम लेती है। वो एक बड़ी फिशिंग नेट समंदर में फेंक देती है। वो फिशिंग नेट उनकी बोट के इंजन में फंस जाती है और वो वहीं रुक जाते हैं। इस तरह जॉन बी और उसकी टीम को भागने का मौका मिल जाता है। बीच पर वापस आकर सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। उन्हें लगता है कि बैग के अंदर कोई बहुत कीमती चीज होगी, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलते हैं उसके अंदर सिर्फ एक पुराना कंपास होता है। ये देखकर सब बुरी तरह मायूस हो जाते हैं, लेकिन जॉन बी कंपास को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि यह उसके लापता बाप का कंपास था। जॉन बी को लगता है कि उसका बाप जिंदा है और वो उसे जरूर ढूंढ कर रहेगा। अगले दिन वो कैमरन की यॉट से चुराया हुआ डाइविंग गियर वापस रखने जाता है। वो चुपके से यॉट पर पहुंचता है, लेकिन सैरा अंदर सो रही होती है। जैसे ही वो सामान रखने के लिए अंदर जाता है, सैरा की आंख खुल जाती है। वो फौरन समझ जाती है कि जॉन बी उनकी यॉट से कुछ ले गया था। जॉन बी घबराकर उससे कहता है, प्लीज अपने बाप को मत बताना, अगर कैमरन को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। जॉन बी की यह हालत देखकर सैरा भी उसका सीक्रेट छुपाने के लिए मान जाती है और कहती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन इन दोनों की यह बात सैरा की छोटी बहन वीजी चुपके से सुन लेती है। वीजी फौरन टॉपर के पास जाकर उसके कान भरना शुरू कर देती है। वो कहती है कि जॉन बी हमारी यॉट से सामान चुरा कर ले गया था और मैंने सैरा को उसके साथ फ्लर्ट करते हुए भी देखा। कहीं सैरा तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही? ये बात सुनते ही टॉपर का खून खौल उठता है। दूसरी तरफ जॉन बी और जेजे एक और सीक्रेट का पता लगाने के लिए रोज के घर जाने लगते हैं। जॉन बी सिर्फ यह जानना चाहता था कि उसके बाप का कंपास स्कूटर की बोट में आखिर आया कैसे। लेकिन जैसे ही वो घर के करीब पहुंचते हैं, अंदर से चीखने और चीजें टूटने की आवाज आती है। दोनों चुपके से अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि वही दो आदमी रोज को बुरी तरह मार रहे होते हैं। वो बार बार कंपास के बारे में पूछते हैं, लेकिन रोज रोती हुई सिर्फ एक ही बात कहती रहती है, मुझे कुछ नहीं पता। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अपनी बोट लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही जॉन बी और जेजे फौरन घर के अंदर जाते हैं। जॉन बी अपनी जेब से कंपास निकालकर उसके सामने रखता है और पूछता है, ये मेरे बाप का कंपास स्कूटर की बोट में कैसे आया? कंपास देखते ही रोज का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर फौरन कहती है, इस कंपास के बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। रोज इससे ज्यादा बताने से साफ इनकार कर देती है। जॉन बी और जेजे वहां से वापस आ जाते हैं और चारों दोस्त दोबारा इकट्ठे होते हैं। जॉन बी और जेजे उन्हें बताते हैं कि कैसे वो दो आदमी सिर्फ इस पुराने कंपास के लिए रोज को बुरी तरह मार रहे थे। पोप कहता है, एक पुराने कंपास की कीमत मुश्किल से $5 होगी, फिर वो लोग इसके लिए जान लेने और जान देने पर क्यों तुले हुए हैं? सबको यकीन हो जाता है कि इस मामूली से कंपास के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। जॉन बी बताता है कि उसका बाप सालों से रॉयल मर्चेंट नाम की उस लेजेंडरी शिप की तलाश कर रहा था जो 19वीं सदी में समंदर में डूब गई थी। जॉन बी पहली बार अपने बाप के पुराने ऑफिस में जाने का फैसला करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां उसे अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाए। ऑफिस में जाकर जॉन बी अपने दोस्तों को कंपास की हिस्ट्री दिखाता है। उसे पता चलता है कि यह कंपास सिर्फ उसके बाप का नहीं था, बल्कि यह नस्लों से उनकी फैमिली में चलता आ रहा था। हैरत की बात यह थी कि कंपास का हर मालिक कुछ ही अरसे बाद किसी न किसी हादसे में मर जाता था। देखने में यह सब एक्सीडेंट्स लगते थे, लेकिन इन सब को कंपास की वजह से मार दिया गया था। यह सब देखकर पोप और कियारा जॉन बी को समझाते हैं कि यह कंपास जिसके पास भी जाता है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जॉन बी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसके लिए यह कंपास कोई मनहूस चीज नहीं, बल्कि उसके लापता बाप की आखिरी निशानी और एक ऐसे सीक्रेट की चाबी थी जिससे सब कुछ बदलने वाला था। तभी जॉन बी को कंपास के अंदर एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट नजर आता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, उसके अंदर रेडफील्ड लिखा होता है। जॉन बी फौरन समझ जाता है कि यह कोई आम लफ्ज नहीं, बल्कि उसके लापता बाप का छोड़ा हुआ एक और क्लू है। उसे यकीन हो जाता है कि अगर वो इस क्लू को फॉलो करे तो शायद अपने बाप और रॉयल मर्चेंट के सीक्रेट तक पहुंच सकता है। लेकिन इसी दौरान अचानक जॉन बी की नजर बाहर पड़ती है। वही दो खतरनाक आदमी उसके घर आ जाते हैं। जॉन बी और उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बिना आवाज किए एक कमरे में छुप जाते हैं। वो दोनों आदमी चीजों को उलट पलट कर देते हैं। वो सीधा जॉन बी के बाप के ऑफिस में जाते हैं। उन्हें ऑफिस के अंदर काम के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और वो रॉयल मर्चेंट से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स अपनी गाड़ी में रखकर वहां
वहां से चले जाते हैं। जॉन बी ये सब अपनी आंखों के सामने देखता रहता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। उसे समझ आ जाता है कि वो लोग भी उसी खजाने के पीछे हैं। सीन कैमरन के घर की तरफ शिफ्ट होता है। टॉपर सीधा कैमरन के पास जाता है और उसे वार्निंग देता है कि जॉन बी पर भरोसा मत करे। वो कैमरन को बताता है कि जॉन बी ने उसकी यॉट से सामान चुराया था। ये सुनकर कैमरन के जहन में भी जॉन बी के लिए शक पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन बी कंपास पर लिखे हुए लफ्ज रेड फील्ड के बारे में रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि रेड फील्ड असल में आइलैंड के पुराने लाइट हाउस का नाम है। वहां पहुंचकर जॉन बी प्लान बनाता है। जे और पोप बाहर रहकर नजर रखेंगे जबकि जॉन बी और कियारा लाइट हाउस के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। दोनों लाइट हाउस के अंदर जाते हैं और लंबी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात लाइट हाउस के बुजुर्ग केयर टेकर से होती है। जॉन बी उससे सीधा रॉयल मर्चेंट शिप के बारे में पूछता है। केयर टेकर कहता है ज्यादातर एक्सपर्ट समझते हैं कि रॉयल मर्चेंट समंदर के सदर्न साइड में डूबी थी, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक यह बात गलत है। वो आगे बताता है अगर शिप साउथ में डूबी होती तो इतने सालों में समंदरी लहरें और तूफान इसका मलबा कब का साउथ के बीचेस तक ले आते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर वो एक मैप दिखाता है और कहता है मेरे हिसाब से रॉयल मर्चेंट नॉर्थ साइड में डूबी थी, तकरीबन 10 किलोमीटर उस डायरेक्शन में और 300 मीटर की गहराई में। ये सुनकर जॉन बी और कियारा की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। फिर जॉन बी अपना कंपास निकालकर केयर टेकर को दिखाता है और पूछता है क्या आप इस कंपास के बारे में जानते हैं। लेकिन जैसे ही केयर टेकर कंपास देखता है उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। बिना कुछ बताए वो पुलिस को फोन कर देता है और झूठ बोलता है कि यहाँ 2 लोग आए हैं जो नशे में हैं, इसलिए पुलिस को फौरन लाइट हाउस भेजा जाए। पुलिस के आने से पहले ही जॉन बी केयर टेकर का हाथ पकड़कर उसे जोर से शीशे पर मारता है और कियारा के साथ वहां से भाग निकलता है। इसी दौरान बाहर खड़े जे और पोप दूर से पुलिस की गाड़ी को आता देख लेते हैं और फौरन वहां से भाग जाते हैं। खुशकिस्मती से पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों लाइट हाउस के पिछले रास्ते से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब पुलिस भी उनके पीछे थी और पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। शूप के करीब आते ही जॉन बी बड़ी होशियारी से कंपास चुपके से कियारा को दे देता है। शूप जॉन बी को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ पीटरकिन उससे कहती है मुझे पता है तुम किस चीज की तलाश में हो, तुम अपने बाप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और मुझे यह भी पता है कि कंपास तुम्हारे पास है। फिर वो जॉन बी को समझाते हुए कहती है तुम्हारा बाप मर चुका है, अपनी जिंदगी को इस खजाने और इस कंपास के पीछे बर्बाद मत करो। पीटरकिन उसे एक ऑफर भी देती है कि ये कंपास मुझे दे दो, मैं तुम पर लाइट हाउस के केयर टेकर पर हमला करने का केस भी खत्म करवा दूंगी और गार्डियनशिप का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन जॉन बी साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसे कंपास के बारे में कुछ भी नहीं पता। पीटरकिन उसकी बात मान लेती है और उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती। कुछ देर बाद कियारा के फादर पुलिस स्टेशन आते हैं और जॉन बी की बेल करवा देते हैं। जाने से पहले कियारा चुपके से कंपास दोबारा जॉन बी को वापस कर देती है। उसके बाद वो अपने बाप के साथ घर चली जाती है। कुछ देर बाद जॉन बी काम करने के लिए कैमरन की यॉट पर वापस जाता है। इस बार कैमरन सीधा जॉन बी से कहता है मैं जानता हूँ तुमने मेरा सामान चुराया था, मैं अपने पास उस इंसान को काम नहीं दे सकता जिस पर मुझे भरोसा न हो। और इसी के साथ कैमरन उसे नौकरी से निकाल देता है। जॉन बी को लगता है कि सैरा ने उसका सीक्रेट अपने बाप को बता दिया है। गुस्से में वो सैरा के पास जाता है और उसे बहुत बुरी तरह सुना देता है। वो कहता है तुमने मुझसे वादा किया था कि कैमरन को कुछ नहीं बताओगी, लेकिन तुम भी अमीर लोगों की तरह झूठी निकली। तुम्हें क्या पता गरीब इंसान रोजी कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है। इतना कहकर वो सैरा के हाथ से सामान जमीन पर गिरा देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वही 2 खतरनाक आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक पिस्टल निकालकर जॉन बी पर तान देता है। उन्हें देखते ही जॉन बी फौरन भागना शुरू कर देता है, मगर वो दोनों आदमी भी उसका पीछा करते हैं। जॉन बी काफी देर तक उनसे बचकर भागता रहता है। भागते भागते वो एक इलेक्ट्रिक वायर से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। अब वो दोनों आदमी उसे पकड़ लेते हैं, मगर उसी लम्हे वहाँ पीटरकिन आ जाती है। पुलिस को देखते ही वो दोनों फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। पीटरकिन जॉन बी को समझाती है कि अगर तुम कंपास मुझे दे दोगे तो तुम ज्यादा सेफ रहोगे। जॉन बी बहुत ज्यादा डर चुका होता है, इसलिए वो कंपास पीटरकिन को दे देता है ताकि उसकी जान बच सके। घर पहुंचकर वो बहुत मायूस हो जाता है। वो दिल ही दिल में सोचता है शायद मेरा बाप वाकई मर चुका हो, मुझे अब अपनी जिंदगी पर फोकस करना चाहिए। इसी सोच के साथ वो अपने बाप की पुरानी यादों और रिसर्च को जलाने का फैसला कर लेता है। लेकिन जैसे ही आग जलती है उसकी नजर फैमिली ट्री पर लिखे रेडफील्ड नाम पर पड़ती है। रेडफील्ड देखते ही जॉन बी फौरन आग बुझा देता है। अब जॉन बी को समझ आ जाता है कि उसके बाप लाइट हाउस का नहीं बल्कि उनके अपने खानदान की एक औरत ओलिविया रेडफील्ड की तरफ इशारा कर रहे थे। ये नया क्लू मिलते ही वो फौरन जे पोप और कियारा को साथ लेता है। चारों मिलकर रेडफील्ड फैमिली के कब्रिस्तान पहुंचते हैं, लेकिन ओलिविया रेडफील्ड की कब्र एक कमरे के अंदर बनी होती है। जब वो इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा हिलता तक नहीं। वो फैसला करते हैं कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन कियारा कहती
कहती है कि वो इस सुराख से अंदर जा सकती है। कियारा कब्र के अंदर जाकर एक पुराना मेटल बॉक्स ढूंढ निकालती है। इस बॉक्स पर साफ लिखा होता है यह जॉन बी के लिए है। तभी वहाँ पर कुछ लोकल्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर ये सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं। वो सब बॉक्स लेकर सीधा घर वापस आते हैं। जॉन बी जब उसे खोलता है तो उसके अंदर से एक डिटेल्ड मैप, रॉयल मर्चेंट शिप की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और एक कैसेट रिकॉर्डर निकलता है। जॉन बी रिकॉर्डर चलाता है। उसमें से उसके लापता बाप की आवाज आती है। वो जॉन बी से कहता है, अगर तुम यह रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं आ सका। उसका बाप आगे कहता है, मैं रॉयल मर्चेंट का पता लगा चुका था लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच सका। इस बॉक्स में जो मैप और कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी मदद से तुम उस शिप तक पहुंच सकते हो। इस शिप के अंदर $400 मिलियन का सोना है और अब यह मिशन तुम्हारा है। अपने बाप की आवाज सुनकर जॉन बी की आंखें भर आती हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि रॉयल मर्चेंट सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी। अब उनका सिर्फ एक ही मिशन था, इस खजाने को ढूंढ निकालना और जॉन बी के बाप का अधूरा मिशन पूरा करना। सब दोस्त एक्साइटमेंट से अपने अपने सपने बताने लगते हैं। हर कोई सोच रहा होता है कि अगर उन्हें $400 मिलियन के खजाने में हिस्सा मिल गया तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। जेजे तो पहले ही अमीर बनने के सपने देखने लगता है। अगले दिन वो चुपके से कूक साइड में जाते हैं और एक होटल के अंदर घुस जाते हैं। तूफान के बाद अभी सिर्फ कूक साइड की बिजली और इंटरनेट ठीक चल रहा होता है, इसलिए उन्हें वहीं से ऑनलाइन रिसर्च करनी थी। होटल के कंप्यूटर पर पोप मैप के कोऑर्डिनेट्स एंटर करता है। कुछ ही सेकंड्स बाद उनके सामने एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है। रॉयल मर्चेंट आइलैंड से ज्यादा दूर नहीं था लेकिन वो पानी में 900 फीट नीचे पड़ा था। तब जेजे कहता है कि वो एक अंडर वाटर ड्रोन कैमरा का इंतजाम कर सकता है, बस उन्हें उसे चुराना पड़ेगा। अगर ड्रोन से शिप का मलबा कंफर्म हो गया तो फिर वो खुद नीचे जाएंगे। दूसरी तरफ कैमरन अपने बेटे रीफ से बहुत नाराज होता है क्योंकि जॉन बी के जाने के बाद रीफ से एक काम भी ठीक से नहीं हो रहा था। कैमरन उसे सख्त लहजे में कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी जिंदगी में कोई काम करे और खुद पैसा कमाना सीखे। लेकिन रीफ सीधी मेहनत करने के बजाय एक और गलत फैसला करता है। वो एक ड्रग डीलर बैरी के पास जाता है और उससे ड्रग्स उधार पर मांगता है ताकि बाद में बेचकर पैसा कमा सके। रीफ के पास $1 भी नहीं होता, इसलिए वो अपनी मोटरसाइकिल गिरवी रख देता है और बैरी से वादा करता है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर सारे पैसे वापस कर देगा। बैरी उसकी बात मान लेता है लेकिन साफ वार्निंग देता है 2 दिन से ज्यादा हुए तो अंजाम बुरा होगा। उधर जॉन बी और उसकी टीम स्क्रैप यार्ड पहुंच जाती है जहां उन्हें अंडर वाटर ड्रोन चुराना होता है। सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाने का काम कियारा करती है। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और मासूमियत से कहती है, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? गार्ड फौरन उसकी मदद के लिए चला जाता है। इसी दौरान जॉन बी, जेजे और पोप चुपके से स्क्रैप यार्ड के अंदर घुस जाते हैं लेकिन अंदर एक कुत्ता उन्हें देख लेता है और जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। तीनों बहुत कोशिश करते हैं कि कुत्ता चुप हो जाए लेकिन वो मुसलसल भौंकता रहता है। बाहर गार्ड को भी कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और उसे शक होने लगता है लेकिन कियारा फौरन बात संभाल लेती है। वो मुस्कुराकर कहती है, शायद कुत्ते ने कोई जानवर देख लिया होगा। फिर गार्ड को और ज्यादा बिजी रखने के लिए कियारा खुद ही खामोशी से अपनी गाड़ी के दूसरे टायर से भी हवा निकाल देती है। लेकिन गार्ड कियारा की हरकत देख लेता है और फौरन समझ जाता है कि यह सब उसका प्लान था। वो भागकर अंदर जाता है। उसी वक्त जॉन बी वेयरहाउस का लॉक तोड़ देता है और जल्दी से अंदर जाकर अंडर वाटर ड्रोन निकाल लेता है। दूसरी तरफ कुत्ता जेजे के पीछे पड़ा होता है। गार्ड सीधा जेजे के पास जाता है और उसे नीचे उतरने को कहता है। खुशकिस्मती से गार्ड जेजे के बाप को पहले से जानता था। जेजे फौरन एक नया झूठ बोल देता है। वो कहता है, मैं चोरी करने नहीं आया, मेरे बाप का सामान यहाँ रह गया था, बस मैं वो लेने आया हूँ। हैरत की बात यह होती है कि गार्ड उसकी बात मान लेता है और उसे बिना पुलिस बुलाए जाने देता है। उसी रात चारों दोस्त कियारा के बाप के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। कियारा का बाप उसे समझाता है, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि इन आवारा लड़कों से दूर रहो, लेकिन कियारा जवाब देती है, मुझे कूक्स पसंद नहीं, वो सिर्फ अपनी दौलत पर गरूर करते हैं, मैं इन दोस्तों के साथ ही खुश हूँ। आखिर में उसका बाप उसके सब दोस्तों के लिए खाना भेज देता है। अगली सुबह सारा खुद जॉन बी से मिलने आती है। वो उससे कहती है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कैमरन को तुम्हारे डाइविंग गियर चुराने के बारे में कुछ नहीं बताया, मुझे खुद नहीं पता उन्हें ये बात किस तरह मालूम हुई। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जेजे पोप और उसके बाप की डिलीवरी सर्विस में मदद कर रहा होता है। दोनों कूक साइड की तरफ खाने के ऑर्डर्स ले जा रहे होते हैं और उन्हें अलग अलग जगह जाना होता है। जिस रास्ते से पोप जा रहा होता है उसी रास्ते पर रीफ और टॉपर गोल्फ खेल रहे होते हैं। पोप को देखते ही वो उसे रोक लेते हैं। रीफ पोग से बहुत ज्यादा नफरत करता था और टॉपर भी जॉन बी से बदला लेना चाहता था। दोनों मिलकर पोप के हाथ से डिलीवरी बैग जमीन पर गिरा देते हैं। इसी वजह से उनके बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन रीफ अपनी गोल्फ स्टिक से पोप के चेहरे पर जोर से वार करता है। पोप जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है जबकि रीफ और टॉपर उसका बचा हुआ खाना लेकर वहां से चले जाते हैं। वापस बोट पर आकर वो जेजे को सब कुछ बताता है और वो दोनों अब हर हाल में बदला लेना चाहते थे। जाते हुए उन्हें वहां पर टॉपर की फैमिली की लग्जरी बोट खड़ी हुई नजर आती है। पोप चुपके से उस बोट पर जाता है और उसका प्लग निकाल लेता है जिससे बोट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। अपनी बोट पर वापस आकर पोप जेजे से वादा लेता है
कि यह बात जॉन बी और कियारा को मत बताना, ये हम दोनों के बीच सीक्रेट रहेगा। अगले दिन जॉन बी और उसकी टीम अंडर वाटर ड्रोन लेकर उस जगह की तरफ जाने लगते हैं। उनका प्लान सिंपल होता है कि यहाँ अपना काम करके जल्दी से निकल जाए ताकि किसी को भी उन पर जरा शक ना हो। कियारा ड्रोन को आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतारती है। ड्रोन पर लगा कैमरा लाइव फुटेज भेजता है। सबकी नजरें स्क्रीन पर जमी होती हैं। हर किसी को उम्मीद थी कि अब वो सोने से भरी लेजेंडरी शिप देखने वाले हैं। ड्रोन 900 मीटर की गहराई तक पहुंच जाता है। अचानक स्क्रीन पर एक पुरानी डूबी हुई शिप नजर आती है। सब खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा करीब जाता है उन्हें पता चलता है कि शिप बिल्कुल खाली है। काफी देर तक तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब सब बुरी तरह मायूस हो चुके होते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस खजाने तक पहले ही कोई पहुंच चुका है और उसे निकाल कर ले जा चुका है। इतनी मेहनत के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उदास दिल के साथ सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जॉन बी जैसे ही घर पहुंचता है, उसके घर के अंदर सोशल सर्विसेज की ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इस बार वो जॉन बी को जबरदस्ती फॉस्टर केयर ले जाने आए होते हैं। जॉन बी उन्हें देखते ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर फौरन उसे पकड़ लेता है। मजबूरन जॉन बी हार मानकर अपना थोड़ा सा सामान और अपने बाप की तस्वीर उठाता है और उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी चलने के कुछ ही देर बाद जॉन बी जानबूझकर अपने बाप की तस्वीर विंडो से बाहर गिरा देता है। फिर वो ऑफिसर से कहता है, प्लीज गाड़ी रोकिए, मेरे बाप की पिक्चर गिर गई है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी रोककर पिक्चर ढूंढने जाता है। जॉन बी बड़े प्यार से सोशल वर्कर से कहता है कि वो पिक्चर उसके बाप की आखिरी निशानी थी और वो पुलिस वाला भी गलत जगह ढूंढ रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं खुद पिक्चर ढूंढने जाता हूँ। ये सुनकर सोशल वर्कर गाड़ी का लॉक खोल देती है। दरवाजा खुलते ही जॉन बी फौरन बाहर निकलकर भाग जाता है। वो रास्ते में एक लड़के की साइकिल चुरा लेता है और उस पर भागने लगता है, लेकिन जल्दी में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक चेन से टकराकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसी वक्त सैरा भी वहाँ से गुजर रही होती है। सैरा भी उसकी मदद करती है और वो फौरन सैरा की गाड़ी में छुप जाता है। जॉन बी सैरा से कहता है, जल्दी यहाँ से चलो। सैरा उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। रास्ते में जॉन बी पहले अपने बाप की गिरी हुई पिक्चर उठाता है, फिर सैरा उसे अपने घर ले जाती है। दोनों बिल्कुल खामोशी से घर के अंदर दाखिल होते हैं। सैरा बड़ी मुश्किल से जॉन बी को अपने घर वालों से बचाकर ऊपर वाले रूम की तरफ ले जाती है। वो उसके जख्मों की ड्रेसिंग करती है। रूम में बैठे बैठे जॉन बी की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी पोर्ट्रेट पर पड़ती है। वो सैरा से पूछता है, ये आदमी कौन है? सैरा जवाब देती है, इसका नाम डेनमार्क है। ये वही आदमी था जिसने इस पूरी कूक साइड की जमीन सोने के बदले खरीदी थी। ये बात सुनते ही जॉन बी एकदम हैरान रह जाता है। वो फौरन अपने बाप के पुराने नोट्स निकालकर चेक करता है। इन नोट्स में लिखा होता है कि डेनमार्क टैनी अकेला आदमी था जो रॉयल मर्चेंट शिप से जिंदा बचकर आइलैंड पर आया था। जॉन बी सैरा से पूछता है, क्या तुम्हें डेनमार्क के बारे में और कुछ पता है? सैरा जॉन बी को बताती है कि डेनमार्क टैनी की पर्सनल डिटेल्स और पुराने रिकॉर्ड्स आज भी सिटी म्यूजियम में सेफ हैं। ये सुनते ही जॉन बी फौरन कहता है, मुझे इस म्यूजियम में जाना होगा। सैरा उसे समझाती है कि वो म्यूजियम सिर्फ कूक्स के लिए है और वहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। सैरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जॉन बी क्या ढूंढ रहा है, लेकिन वो जॉन बी की मदद करने का फैसला कर लेती है और पहली बार किसी असली एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहती थी। दोनों आइलैंड के पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें फेरी लेकर सिटी जाना होता है, लेकिन उस दिन की तमाम टिकट्स पहले ही बुक हो चुकी होती हैं। जॉन भी बहुत कोशिश करता है कि फेरी का एम्प्लॉय किसी तरह उन्हें साथ ले जाए, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। तब सैरा के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो फेरी वर्कर्स की यूनिफॉर्म्स चुरा लेती है। दोनों वो यूनिफॉर्म्स पहनकर बिल्कुल वर्कर्स की तरह फेरी में घुस जाते हैं और जल्दी से इंजन रूम में छुप जाते हैं। कुछ देर बाद फेरी सिटी के लिए निकल जाती है। इंजन रूम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन वो दोनों बातें करके टाइम पास कर लेते हैं। जब वो दूसरे सिटी पहुंचते हैं तो वो भागकर वहां से निकल जाते हैं। गर्मी की वजह से उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके होते हैं, इसलिए वो पहले एक क्लोथिंग स्टोर जाते हैं। दोनों अपने लिए नए कपड़े पसंद करते हैं। सैरा एक अमीर फैमिली से थी, इसलिए वो जॉन बी का बिल खुद पे करती है। दूसरी तरफ आइलैंड पर टॉपर को पता चलता है कि उनकी फैमिली की महंगी बोट तबाह हो चुकी है। उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटती है। वो समझती है कि बोट टॉपर की लापरवाही की वजह से डूबी है। टॉपर गुस्से और इंसल्ट के साथ अपने दोस्तों के पास जाता है। वो उसे बताते हैं कि हमने पोप को मारा था, इसलिए यह उसी का काम हो सकता है। अब यह भी उनसे बदला लेना चाहते थे। टॉपर रीफ के साथ पोप के पास जाता है। जैसे ही पोप उन्हें देखता है, वो घबराकर वहां से भाग जाता है। वो उसी वक्त जेजे के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। पोप सबसे ज्यादा अपनी स्कॉलरशिप को लेकर परेशान था। उसे डर था कि अगर यह मामला पुलिस तक पहुंच गया तो उसका पूरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। लेकिन जेजे हिम्मत देते हुए कहता है, तुमने सिर्फ अपना बदला लिया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर कोई तुम पर हाथ उठाएगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जरूरत पड़ी तो हम पिस्टल भी यूज करेंगे। उसी रात आइलैंड में ओपन एयर मूवी नाइट होने वाली होती है। पूरे आइलैंड के लोग फिल्म देखने आने वाले होते हैं। इसी दौरान पोप देख लेता है कि टॉपर, रीफ और उनके दोस्त भी वहाँ मौजूद हैं। कुछ देर बाद जेजे और पोप वॉशरूम की तरफ जाते हैं। उसी लम्हे जेजे को अचानक याद आता है कि वो अपना पिस्टल बैग में ही छोड़ आया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टॉपर, रीफ
और उनके साथ ही उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो सीधा एक दूसरे पर भिड़ जाते हैं। वो 3 होते हैं, इसलिए उन दोनों पर भारी पड़ते हैं। तभी वहाँ पर कियारा भी आ जाती है। कियारा समझ जाती है कि अगर उसने फौरन कुछ न किया तो उसके दोस्त जान से भी जा सकते हैं। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जेजे के लाइटर से मूवी स्क्रीन को आग लगा देती है और हर तरफ हलचल मच जाती है। टॉपर और रीफ भी मजबूरन वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन सैरा और जॉन बी की तरफ शिफ्ट होता है। वो दोनों कुक्स के म्यूजियम पहुंच जाते हैं, लेकिन म्यूजियम के अंदर जाने से पहले सैरा रुक जाती है। वो जॉन बी से कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या ढूंढ रहे हो। जब तक तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताओगे मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगी। इसलिए जॉन बी उसे शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुना देता है। वो बताता है कि रॉयल मर्चेंट शिप में $400 मिलियन का सोना था। फिर वो डेनमार्क टैनी का जिक्र करता है और कहता है अगर डेनमार्क ने कूक साइड की पूरी जमीन सोने के बदले खरीदी थी तो इसका मतलब है कि रॉयल मर्चेंट का खजाना उसने समंदर से निकाल लिया था। जॉन बी बताता है कि डेनमार्क ने खजाने की असल लोकेशन या कोई और क्लू अपने डॉक्यूमेंट्स में छोड़ा होगा। ये सब सुनकर सैरा बिल्कुल सुन्न रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि वो इतनी देर से एक ऐसे एडवेंचर का हिस्सा बनी हुई है जिसके आखिर में $400 मिलियन का लेजेंडरी खजाना छुपा हुआ है। जॉन बी और सैरा म्यूजियम के आर्काइव सेक्शन में पहुंचते हैं। वहां वो एम्प्लॉई से कहते हैं कि वो सिर्फ डेनमार्क टैनी की पुरानी पर्सनल बिलोंगिंग्स देखना चाहते हैं। फिर दोनों डेनमार्क की पुरानी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू कर देते हैं। रिसर्च के दौरान उन्हें पता चलता है कि डेनमार्क सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, बल्कि उसने अपने जमाने में कूक साइड के तमाम गुलामों को आजाद कर दिया था। गुलामों को आजाद करना उस दौर में बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था, इसलिए सरकार ने डेनमार्क को फांसी दे दी। आर्काइव में उन्हें डेनमार्क का वो आखिरी लेटर भी मिलता है जो उसने अपनी फांसी से पहले अपने बेटे के नाम लिखा था। लेकिन वो लेटर इतनी पुरानी जबान में लिखा हुआ होता है कि न जॉन बी और न ही सैरा उसका एक लफ्ज भी समझ पाते हैं। जॉन बी फौरन इस लेटर की तस्वीर अपने मोबाइल से खींच लेता है ताकि बाद में किसी से इसकी ट्रांसलेशन करवा सके। अपना काम खत्म करने के बाद दोनों फेरी में बैठकर वापस आउटर बैंक्स की तरफ रवाना हो जाते हैं। सैरा बहुत खुश थी कि उसने जॉन बी के साथ पहली दफा बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, क्योंकि वो अमीर और बोरिंग लाइफ से तंग आ चुकी थी और जॉन बी तो उसे पसंद करने लगा था। जब फेरी आइलैंड के करीब पहुंचती है तो जॉन बी हिम्मत करके अपने दिल की बात कह देता है। वो सैरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। सैरा भी मान जाती है कि वो भी जॉन बी से मोहब्बत करने लगी है। दोनों फैसला करते हैं कि फिलहाल अपने रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ ऑफिसर शूप एक नई इन्वेस्टिगेशन में बिजी होता है। वो पीटरकिन को 2 लाशों की तस्वीरें दिखाता है। ये वही 2 आदमी थे जो कुछ दिनों से जॉन बी और उसके दोस्तों का पीछा कर रहे थे। शूपे बताता है कि स्कूटर के होटल रूम से मिली तस्वीरों में भी रॉयल मर्चेंट शिप की इमेजेस थीं और जो 2 आदमी मारे गए हैं उनके पास से भी रॉयल मर्चेंट के मैप्स और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। अब ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि दोनों आदमी पानी में डूबकर नहीं मरे, उन्हें पहले गोली मारकर कत्ल किया गया था और उसके बाद उनकी लाशें समंदर में फेंक दी गई थीं ताकि सबको लगे कि वो डूब कर मरे हैं। उनके जिस्म पर साफ गोलियों के निशान मौजूद थे। ये रिपोर्ट सुनकर पीटरकिन समझ जाती है कि खजाने के पीछे कोई बहुत ही खतरनाक कातिल भी लगा हुआ है। इसी दौरान टॉपर की माँ अपनी डूबी हुई बोट के केस को आगे बढ़ाती है। ऑफिसर शूप सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज में साफ नजर आता है कि पोप टॉपर की बोट पर गया था। यह देखकर टॉपर की माँ फौरन पोप पर इल्जाम लगा देती है। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं पड़ता कि पोप सिर्फ 16 साल का है। वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला करती है, इसलिए शूपे भी फौरन पोप को गिरफ्तार करने वहां पहुंच जाता है। जब पुलिस पोप को अरेस्ट करती है तो वो बुरी तरह घबरा जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर मुझे जेल हो गई तो मेरी स्कॉलरशिप, मेरा फ्यूचर और मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पोप की यह हालत देखकर जेजे से रहा नहीं जाता। वो जानता था कि अगर पोप का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया तो उसका पूरा फ्यूचर तबाह हो सकता है। इसीलिए जेजे सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है। वो पुलिस के सामने कहता है, ये बोट मैंने डुबोई थी और पोप का बोट से कोई ताल्लुक नहीं है। जेजे की बात सुनते ही पुलिस पोप को छोड़ देती है और जेजे को गिरफ्तार कर लेती है और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगले दिन पीटरकिन जेजे से मिलने आती है। वो उसके सामने उन 2 आदमियों की तस्वीरें रखती है जो कुछ दिन पहले कत्ल हुए थे। पीटरकिन पूछती है, क्या तुम उन्हें जानते हो? जेजे फौरन उन्हें पहचान लेता है और बताता है कि यह वही लोग हैं जो जॉन बी के घर में घुसकर उसके बाप के डॉक्यूमेंट्स चुरा कर ले गए थे। ये सुनकर पीटरकिन बताती है, यह दोनों आदमी मर चुके हैं और मुझे डर है कि जिसने उन्हें मारा है उसका अगला निशाना जॉन बी हो सकता है। वो उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोग रॉयल मर्चेंट के खजाने के पीछे हो। जॉन बी को मेरे पास भेजना। अगर वो मुझे सब कुछ सच बता दे तो मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगी। इतना कहकर पीटरकिन वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जेजे का फादर लूक पुलिस स्टेशन पहुँचता है और उसकी बेल करवा देता है। उसके फादर को डूबी हुई बोट की रिपेयर कॉस्ट का जिम्मा भी लेना पड़ता है जो $30,000 बनती थी। पहले तो लूक अपने बेटे को कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठते हैं लूक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जेजे को जोर का मुक्का मारता है और चिल्लाता है,
तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मुझे $30,000 भरने पड़ रहे हैं। उधर जॉन बी एक और जरूरी काम के लिए अपने पुराने हिस्ट्री टीचर के पास जाता है। वो डेनमार्क का वो पुराना लेटर निकाल कर कहता है, सर क्या आप इस पुरानी जबान को पढ़ सकते हैं? टीचर लेटर को गौर से देखता है और उसकी ट्रांसलेशन करता है। खत में डेनमार्क अपने बेटे से कहता है, मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम दुखी मत होना, तुम्हारे लिए एक बहुत कीमती चीज छोड़कर जा रहा हूँ। तुम जमीन के प्लॉट नंबर 9 में पानी के करीब उगी हुई गंदम की फसल काट लेना। ये सुनकर जॉन बी हैरान रह जाता है। वो फौरन समझ जाता है कि डेनमार्क अपने बेटे को असल में एक सीक्रेट कोड बता रहा था। उसने इशारों इशारों में खजाने की लोकेशन छुपाकर बताई थी। जॉन बी सीधा जेजे के पास जाता है और उसे यह नई इन्फॉर्मेशन बताता है। पहले तो जेजे इनकार कर देता है, वो इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन जब जॉन बी उसे $400 मिलियन याद दिलाता है तो वो फिर उसका साथ देने के लिए मान जाता है। इसी दौरान कुक साइड में मिड समर फेस्टिवल की तैयारियां चल रही होती हैं। पूरा एरिया गेस्ट से भर चुका होता है। रात के वक्त जबरदस्त पार्टी चल रही होती है। उसी लम्हे जॉन बी और जेजे फेस्टिवल के करीब पहुंचते हैं। जॉन बी एक छोटा सा नोट जेजे को देता है और कहता है, ये सैरा तक किसी भी तरह पहुंचा देना। जेजे वेटर की यूनिफॉर्म पहनकर पार्टी के अंदर घुस जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात पोप से होती है। असल में पोप यहाँ पर अपने बाप के काम में मदद कर रहा होता है। पोप जेजे को देखकर उसे गले लगा लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे जेल जाने से बचा लिया। उसके बाद जेजे मौका देखकर सैरा के पास जाता है और उसे वो नोट दे देता है। नोट में लिखा होता है कि वो फौरन बाहर आकर जॉन बी से मिले। सैरा चुपके से पार्टी से निकलकर जॉन बी के पास जाती है। जॉन बी उसे बताता है, खजाना प्लॉट नंबर 9 में छुपा हुआ है, लेकिन मुझे कूक साइड का पुराना मैप चाहिए ताकि मैं इस प्लॉट की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सकूं। सैरा फौरन कहती है, मेरे डैड के रूम में पूरे इलाके का ओरिजिनल मैप रखा हुआ है, मैं किसी तरह वो मैप तुम्हारे लिए ले आऊंगी। दूर खड़ा टॉपर सैरा को किसी से बात करते देख लेता है, लेकिन इतनी दूरी की वजह से वो यह नहीं देख पाता कि सैरा किससे मिल रही थी। रात को वो अपनी पूरी टीम के साथ दोबारा मिलता है और उन्हें अब तक की सारी प्रोग्रेस बताता है। वो कहता है, खजाना हमेशा से कूक साइड में था, हमें सिर्फ इस प्लॉट नंबर 9 की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढनी है। जब सैरा मैप ले आएगी उसके बाद हम सीधा खजाने तक पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही कियारा का चेहरा उतर जाता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि सैरा को भी खजाने के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो जॉन बी को वार्न करती है कि मुझे सैरा पर बिल्कुल भरोसा नहीं, मुझे लगता है वो किसी दिन तुम्हें धोखा देकर सारा खजाना खुद ले लेगी। उन सबको शक होने लगता है कि जॉन बी सैरा से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन जॉन बी कहता है, मैं सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हम खजाने तक पहुँच सकें। सच तो यह था कि वो सैरा से मोहब्बत करता था। दूसरी तरफ सैरा चुपके से अपने बाप कैमरन के रूम में घुस जाती है ताकि पुराना मैप चुरा सके, लेकिन जैसे ही वो मैप निकालने लगती है अचानक कैमरन रूम में आ जाता है। वो हैरानी से पूछता है, तुम्हें इस पुराने मैप की क्या जरूरत है? सैरा फौरन एक बहाना बना देती है। वो कहती है, मैं इस मैप को फ्रेम करवा के अपने रूम में लगाना चाहती हूँ। कैमरन उसकी बात मान लेता है और उसे मैप ले जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन सैरा के रूम से निकलते ही कैमरन दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो डेनमार्क टैनी की पोर्ट्रेट के पीछे छुपी एक सीक्रेट सेफ खोलता है और यहीं एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। कैमरन के पास वही कंपास होता है जो जॉन बी के फादर का था और जिसकी तलाश इतने दिनों से सब कर रहे थे। इससे साफ हो जाता है कि कैमरन का रॉयल मर्चेंट के सीक्रेट से कोई न कोई गहरा ताल्लुक जरूर होता है। दूसरी तरफ जॉन बी और उसकी टीम जंगल में होती है। जॉन बी सीधा सैरा से मिलने जाता है। सैरा पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही जॉन बी वो मैप देखता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि टॉपर चुपके से सैरा का पीछा करते हुए वहां तक आ चुका है। मैप देने के बाद सैरा जॉन बी से कहती है कि वो टॉपर से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। तभी खामोशी से टॉपर वहां आ जाता है। वो सैरा को जॉन बी के साथ देखकर टूट जाता है। वो सैरा को बुरा भला कहता है। जॉन बी फौरन उससे कहता है, यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर टॉपर जॉन बी को जोर से धक्का दे देता है। जॉन बी जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। सैरा घबराकर फौरन नीचे दौड़ती है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी आवाज जॉन बी के दोस्त सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। सब मिलकर जॉन बी को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगले दिन जॉन बी होश में आता है। सबसे पहले उसकी नजर सैरा पर पड़ती है। सैरा पूरी रात हॉस्पिटल में उसके पास बैठी रही थी। थोड़ी देर बाद कैमरन भी रूम में आता है। वो जॉन बी से कहता है, सैरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम्हारी फॉस्टर केयर वाली प्रॉब्लम भी और तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें भी। फिर वो कहता है कि मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया, मैं अपनी गलती ठीक करना चाहता हूँ। कैमरन एक ऐसा ऑफर देता है जिसकी जॉन बी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वो कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेता हूँ, इस तरह तुम्हें फॉस्टर केयर का कोई खतरा नहीं रहेगा। जॉन बी यह सुनकर हैरान रह जाता है। बिना ज्यादा सोचे समझे वो यह ऑफर कबूल कर लेता है। कैमरन उसे अपनी लग्जरी हवेली में ले आता है। सैरा उसे उसके रूम में ले जाती है। कुछ देर बाद कैमरन वहाँ आता है
और उससे अकेले में बात करता है। वो पूछता है, क्या तुम भी अपने बाप की तरह रॉयल मर्चेंट को ढूंढ रहे हो? जॉन बी फौरन झूठ बोल देता है कि मैंने रॉयल मर्चेंट के बारे में कभी सोचा भी नहीं। कैमरन समझ जाता है कि जॉन बी झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जॉन बी अपने दोस्तों से मिलता है। जेजे, पोप और कियारा यह सुनकर हैरान रह जाते हैं कि जॉन बी अब कैमरन के घर में रह रहा है, लेकिन जॉन बी उन्हें याद दिलाता है कि इस वक्त उनका असल मकसद सिर्फ खजाना है। सब मिलकर पुराना मैप खोलते हैं, लेकिन एक नई मुश्किल सामने आ जाती है। पिछले 150 सालों में आइलैंड का नक्शा बहुत बदल चुका था, इसलिए पुराने मैप की लोकेशंस आज के आइलैंड से मैच नहीं कर रही होती। जॉन बी एक नया प्लान बनाता है। वो कहता है, हमें सिर्फ उन जगहों को ढूंढना होगा जो डेनमार्क के जमाने से अब तक नहीं बदली। इसी कंपैरिजन के बाद उन्हें अंदाजा होता है कि प्लॉट नंबर 9 एक बुजुर्ग औरत मिसेस क्रेन की प्रॉपर्टी हो सकती है। आइलैंड में उस औरत के बारे में अजीब अफवाहें मशहूर होती हैं। लोग कहते हैं कि उसने अपने शौहर को कत्ल करके अपने ही गार्डन में दफना दिया था। इस वजह से सब उसके घर में जाने से डर रहे थे। फिर भी चारों हिम्मत करके उसके घर में चुपके से घुस जाते हैं। उनका मकसद था डेनमार्क के लेटर में लिखे हुए पानी के करीब गंदम का असल मतलब समझना। जॉन बी का मानना था कि यहाँ गंदम असल में सोने का इशारा था। वो पूरा गार्डन छान मारते हैं, लेकिन कहीं भी पानी का कोई निशान नहीं मिलता। फिर वो घर के बेसमेंट में उतरते हैं। वहाँ भी शुरू में कुछ हाथ नहीं आता। तब पोप को वहाँ एक लकड़ी से बना फर्श मिलता है। वो एक छोटा सा पत्थर लकड़ी के फर्श पर फेंकता है। पत्थर गिरते ही पानी की हल्की सी गूंज सुनाई देती है। सब फौरन लकड़ियां हटा देते हैं। नीचे एक बहुत गहरा और पुराना कुआं नजर आता है। उनको यकीन हो जाता है कि वो खजाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन कुआं इतना गहरा था कि बिना लंबी रस्सी से नीचे उतरना इम्पॉसिबल था। मजबूरन वो फैसला करते हैं कि फिलहाल वापस चलते हैं और बाद में पूरी तैयारी के साथ लौटेंगे। बाद में जॉन बी सैरा से मिलता है और उसे कुएं और नए क्लू के बारे में सब कुछ बताता है। जॉन बी सैरा से कहता है, तुम पहले ही हमारी बहुत मदद कर चुकी हो, अगर तुम चाहो तो हमारी टीम का हिस्सा बन सकती हो। सैरा खुश तो होती है, लेकिन उसे एक बात की फिक्र भी थी। उसे पता था कि कियारा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब वो सैरा को अपने दोस्तों के पास ले जाता है तो वही होता है जिसका डर था। कियारा फौरन सैरा की इंसल्ट करने लगती है। वो गुस्से में जॉन बी से कहती है, ये हमारी टीम है, किसी नए इंसान को शामिल करने से पहले तुम्हें हम सबसे परमिशन लेनी चाहिए थी। गुस्से में कियारा जॉन बी से कह देती है कि तुम तो सिर्फ सैरा को इस्तेमाल कर रहे थे। ये सुनकर सैरा बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन जॉन बी फौरन सफाई देता है कि मैं सैरा से प्यार करता हूँ। तब कियारा साफ अल्फाज में कह देती है, या तो इस मिशन में सैरा होगी या फिर मैं। इतना कहकर कियारा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में तीनों दोस्त मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। जॉन बी कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, हम सैरा और कियारा की दोस्ती करवा देंगे। जब दोनों एक दूसरे को समझ लेंगी तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो भी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ बैरी अपने पैसे लेने के लिए रेफ के पास पहुंचता है। रेफ ने ड्रग्स के पैसे वक्त पर नहीं दिए थे। बैरी बिना कुछ सोचे रेफ को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। रेफ मुश्किल से उसे रोककर कहता है, मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। बैरी गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है, अगर पैसे न मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मजबूर होकर रेफ फैसला करता है कि वो अपने बाप कैमरन की महंगी घड़ी चुरा कर बेच देगा। लेकिन जैसे ही वो घड़ी चुरा रहा होता है, कैमरन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। कैमरन फौरन समझ जाता है कि रेफ किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। रेफ भी मजबूरन बैरी और ड्रग्स का पूरा मामला अपने बाप को बता देता है। कैमरन उसे साथ लेकर सीधा बैरी के पास पहुंचता है। वो पैसे निकालकर बैरी के सामने जमीन पर फेंक देता है। जैसे ही बैरी झुककर पैसे उठाने लगता है, कैमरन उसे जोर की लात मारता है। फिर वो उसे बुरी तरह पीटता है और साफ वार्निंग देता है कि उसके बेटे से दूर रहे। उसके बाद कैमरन रेफ की तरफ मुड़कर कहता है, तुम झूठ बोलते हो और मेरे घर से चोरी करते हो, मैं अब तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगे। यह अल्फाज सुनकर रेफ के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो कहाँ जाएगा। अगले दिन पोप कियारा से झूठ बोलता है कि जॉन बी और जेजे की बोट समंदर में खराब हो गई है और उन्हें फौरन मदद की जरूरत है। कियारा बिना शक किए फौरन उनके पास पहुंच जाती है। जॉन बी और जेजे उससे कहते हैं कि बोट का इंजन देखो, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। जैसे ही कियारा बोट को ठीक करने लगती है, दोनों चुपके से दूसरी बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तभी कियारा को बोट के अंदर से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर देखती है तो सामने सैरा होती है। तब दोनों को समझ आ जाता है कि यह सब जॉन बी का प्लान था। उसने जानबूझकर सैरा और कियारा को एक ही खराब बोट में अकेला छोड़ दिया था, ताकि दोनों मजबूरन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें और अपनी दुश्मनी खत्म कर सकें। सैरा गुस्से में फैसला करती है कि वो तैर कर किनारे तक चली जाएगी, लेकिन जैसे ही वो पानी में छलांग लगाती है, उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं। पानी में जेलीफिश उसे काट लेती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए कहानी को यहीं पर रोक देते हैं। अब सैरा और कियारा इस सुनसान समंदर में अकेली फंस चुकी हैं और जॉन बी की टीम खजाने के एक और कदम करीब
करीब पहुंचने वाली है। आगे उनके साथ क्या होगा? क्या उन्हें रॉयल मर्चेंट का खजाना मिलेगा या फिर कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? ये सब हम सीजन 1 के अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि अगला पार्ट अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंचे।